प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा जो एक अहम मामला चल रहा है, मुज़ाकरात का आज दूसरा दौर भी हुआ है। कल पहला दौर हुआ था और ये गो कि ये मुज़ाकरात बहुत पहले हो जाने चाहिए थे और तमाम तर मसाइल का हल भी मुज़ाकरात के ज़रिए निकलना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। अब जो दूसरा दौर हुआ है उसके भी इख्तिताम पर जो ख़बरें हम तक पहुँच रही हैं वो ये कि एक मुतालबा जो कि मुख्तलिफ मुतालबे हैं जो कल पुटअप किए थे दोनों सियासी जमातों ने, जिसमें एक मुतालबा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और वो यकीनन जल्दी इलेक्शंस चाह रहे हैं। आज अभी ज़राए से जो ख़बरें हम तक पहुंच रही हैं उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर जवाब दे दिया गया है। पीडीएम की जो जमातें हैं या बिलखुसूस इस वक्त पीएमएलएन की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ये चीज़ आप जहन से निकाल दें कि वक्त से पहले जो कौमी असम्बली है उसको तहलील किया जाएगा या उसके इंतखाबात वक्त से पहले किए जाएंगे। कौमी असम्बली अपनी मुद्दत ज़रूर पूरी करेगी। तो ये जो मुज़ाकरात हैं ये मुल्क में एक साथ इलेक्शंस के लिए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौमी असम्बली अगर अपनी मुद्दत पूरी करेगी तो फिर तो जो पीडीएम की जमातों की बात है वो वही है अक्टूबर के करीब इलेक्शंस की। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्दी इलेक्शंस चाहती है। वो मुल्क भर में चाहते हैं कि असम्बलियाँ तहलील करके जल्दी इलेक्शंस हो जाएँ। फिर जो दोनों कायदीन हैं, एक तरफ नवाज शरीफ साहब वो भी मुतालबात पर सवाल उठा रहे हैं और इमरान खान साहब भी वाज़ेह तौर पर हिदायत दे रहे हैं कि अगर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें नहीं होनी तो फिर सबका कोई फ़ायदा नहीं है। ये सारी की सारी सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं और तमाम तर नज़रें इसी पर मरकूज़ हैं कि ये मामला किस सिमत जाएगा, ऊँट किस करवट बैठेगा, और आया को पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाते हुए हमें कोई दरमियानी रास्ता निकलता नज़र आएगा, या फिर ये जो पूरा का पूरा मामला ये अदालत के कोर्ट में जाएगा और फिर क्या फ़ैसला होगा। 14 मई की तारीख ऑलरेडी मौजूद है। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा इसी के अराउंड हम गुफ्तगू करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नासिर बेग चुगताई साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। और बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब जो कि सीनियर कानूनदान हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सर, कैसे देखते हैं इस वक्त दूसरा दौर भी आज इख्तिताम पजीर हुआ? वैसे तो आपके ट्विटर या फेसबुक पे जितना आप एक्टिवली कल भी कमेंट करते रहे, परसों भी करते रहे जो कुछ अदालत में हुआ, तमाम तर चीज़ें, लेकिन मैं चाहूँगा यहाँ नाजरीन के साथ भी शेयर कर दें, कैसे देखते हैं आप इस मुज़ाकरात के दौर पर? आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल मैच्योरिटी। काश वो होती, काश वो किसी में होती, काश वो किसी फर्द वाहिद में होती। आप सोच रहे हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ आप सोच रहे हैं। तो वो तो है ही नहीं, वो तो आपको कहीं नज़र नहीं आ रही। अभी लेटेस्ट खबर ये है कि अगर इंतखाबात 14 मई को नहीं होते हैं, जो डेट है सुप्रीम कोर्ट की दी हुई, तो उसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली और स्पीकर केपी असम्बली वो दोनों पिटिशन फाइल करेंगे अदालत में कि हमारी असम्बलियाँ बहाल कर दें भाई, क्योंकि निगरान हुकूमतों की एक्सटेंशन का कोई कानून मौजूद नहीं है। अब दाऊद भाई यहाँ बैठे हैं आपके साथ, नज़ीर लगारी साहब बैठे हुए हैं, एक ज़माना देखा हुआ इन दोस्तों शुएब ने। साहब बैठे हैं मेरे साथ। हाँ, शुएब साहब बैठे हुए। मैंने भी इनके पीछे पीछे चलते हुए कुछ देखा है। निगरान हुकूमतों में तो बहुत तोसी होती रही है, यही लोग करवाते रहे, कानूनी निगरान हुकूमतों में भी, आईनी में भी और आमिराना में भी। तो 11-11 साल की तोसी हुई है, 10-10 साल की तोसी हुई है। आइन का बेड़ा गर्क कर दिया गया, आइन को रौन दिया गया। आइन, जिस आइन की बात कर रहे हैं आज ये कुछ लोग, वही इस आइन को तोड़ने के जिम्मेदार भी है। उन्होंने ही इस आइन को बर्बाद करने में सहूलतकारों का किरदार अदा किया, मुशर्रफ के ज़माने में, ज़ियाउल हक के ज़माने में। अब आप कह रहे हैं मुज़ाकरात से क्या है। मुझे फ़राज की बड़ी शानदार गज़ल है जो मेहदी हसन ने गाई है, उसका एक शेर याद रह गया है, अब तक दिल खुश फहम को तुझसे है उम्मीदें, आ ये दूसरी शम्में भी बुझाने के लिए आ। तो ये शम्में बुझ रही हैं भाई। आज जो कुछ इंस्ट्रक्शंस गई हैं दोनों ग्रुपों को, उनमें से इमरान खान की इंस्ट्रक्शन ये है कि अक्टूबर पे तो बात ही ना करें जी, आप सिर्फ 14 बजे बात करें, वरना छोड़ दें। और आज डिफ़िकल्टीज़ तो हैं। देखें, तहरीक इंसाफ ओरिजिनली कल क्या कह रही थी कि जनाब इंतखाबात अगर वक्त पे नहीं होते हैं तो फिर आप आइनी तरमीम करें, और आइनी तरमीम करने के लिए हमें बुलाएं असम्बली के अंदर। तो अल्टीमेटली वो जो पहला मुतालबा था पछतावा, वो पछतावे का जो भुगतान है वो भुगत रहे हैं
कि असम्बली से इस्तीफा दिया, असम्बली तोड़ी, अब पिटीशन में जाएंगे, तरमीम के लिए हमें बुला लें। ये सब सीधे ये मुल्क के साथ जो खेल हुआ है, खेलने का बड़ा शौक रहा ना, साइफर ये वो सब, तो खेल जो है वो चल रहा है हमारा साथ। और मुझे ये उम्मीद है कि ये आगे नहीं बढ़ेगा ज़्यादा। खदशा भी मुझे है, उम्मीद भी और तवक्को भी है कि ये जो जिस मेज़ पर बैठे लतीफ़े सुना रहे हैं एक दूसरे को, कहानियाँ सुना रहे हैं एक दूसरे को, और मज़े मज़े लेके बातें कर रहे हैं, ये ज़्यादा नहीं चलने वाला। उसके बाद ये बाहर निकल के एक दूसरे को बुरा बुरा भला ही कहेंगे। शेख रशीद का कल की याद है आपको, हाथ चिल्ला उठा उठा के चिल्ला रहा था कि नाकाम हो गए मुज़ाकरात, शुरू होने से पहले ही नाकाम हो गए। तो जी। ये मुज़ाकरात नहीं है जो पीएनए के मुज़ाकरात थे, जो कामयाब हुए तो माशाल्लाह आ गया। ये मुज़ाकरात नहीं है जो और ज़माने में वो मुझे याद है बड़े अच्छे मुज़ाकरात एक ज़माने में जो हमने पढ़ा है, आइन साज़ी के मौका, वन यूनिट का ख़ात्मा और आइन की तरामीम, क्या बातें थी उनका। वो माहौल नहीं है भाई, मैच्योर लोग नहीं हैं, आपको गलतफ़हमी में है आप, थोड़ी तस्हीह कर लें इसकी आप। नज़ीर लगारी साहब, ये बताइएगा, ये जिस तरह से अभी बेग साहब ने जो बात कही कि ये वो मुज़ाकरात नहीं है, नज़र भी हमें आ रहा है, सबको पता है, बड़ा हाफ हार्टेडली ये मुज़ाकरात कर रहे हैं। क्या सिर्फ मुल्क की आला अदलिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं, हुज्जत तमाम कर रहे हैं कि हाँ जी, दोनों तरफ से कहें कि हाँ जी हमने कुछ किया था, नोइंगली कि दोनों ने एक दूसरे की बात नहीं माननी है? क्योंकि मुज़ाकरात तो ऐसे होते हैं, कुछ लोग कुछ दो बातें मेरी मान ली जाएं, दो यहाँ तो दोनों फरीकैन चाहते हैं कि पूरी की पूरी बात हमारी मानी जाए, तो सर नतीजा तो निकलने की उम्मीद नहीं है फिर। बात यह है कि दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जब कौमी असम्बली की सीट खाली होती है या सूबाई असम्बली की सीट खाली होती है तो आपको 60 दिन मिलते हैं कि इसके अंदर इलेक्शन करवाएं, और दोनों में ये गए हुए हैं, पेशावर हाई कोर्ट में भी और लाहौर हाई कोर्ट में भी, कि जनाब स्टे दे दिया जाए और इलेक्शन ना कराए जाएं। अच्छा, ये कैसे आइन के मुताबिक हो गया जब आइन कह रहा है कि 60 दिन में कौमी असम्बली और या सूबाई असम्बली की खाली होने वाली सीट इस्तीफा अगर दिया जाए तो। अब ये असम्बली तोड़ी गई है तो 90 दिन, परसों नहीं बल्कि वो आज से तकरीबन 12-13 दिन पहले वो पूरे हो चुके हैं, वो दिन पूरे हो चुके हैं, 90 दिन गुजर चुके हैं। हम अब 90 दिन से आगे जा रहे हैं। ये जो कल परसों का दिन आएगा, जो पहले डेट दी गई थी 30 अप्रैल की, तो वो 106 दिन हो जाएंगे। आज 104 दिन हो गए हैं, फिर 102 6 दिन हो जाएंगे, फिर उसके बाद 122 दिन की डेट दी हुई है। ये वो हैं जो 90 दिन से आगे की तारीखें हैं, ये गुजर गई। इसमें आइन और कोई बात नहीं कहता है कि जनाब आप जो है वो 90 दिन के अंदर नहीं करा सकते तो क्या कराएंगे। फिर ये कि ये हुकूमतें जो हैं ये आई थी इलेक्शन के दौरान, जो इलेक्शन होना है उस दौरान में इस पूरे आर्जी तौर पर इस हुकूमत की निगरानी करनी थी कि वहाँ खला पैदा ना हो, खला को फुल करने के लिए आई थी। तो अब आइन कहाँ खड़ा हुआ है, और जो आइनी इदारा था जिसने फैसला करना था उसने सो मोटो लिया। सो मोटो के बाद उन्होंने 1 मार्च को फैसला दिया, और उनके पास ये था कि 1 मार्च से 1 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक जो है वो 90 दिन पूरे हो रहे थे। आपके पास 1.5 महीना था, आप 1.5 महीने के आपने वैसे ही कह दिया था कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, तो आप तारीख बाद में देने के बजाय उसी दिन कह देते कि जनाब 14 अप्रैल को इलेक्शन करवाएं और फिर अपना जो भी काम करना है करें, अल्लाह खैर सलाह। तो ये तो हुआ नहीं है। और फिर ये फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि आप 106 दिन तक ले जाएं, और 106 दिन जो है वो परसों पूरे हो रहे हैं। अब चला गया है मामला 122 तक, तो वो भी नहीं हो रहा है। अब मुज़ाकरात का डोल डाला गया है। जिन लोगों ने इंतहाई एक ऐसा मिच्योर इक़दाम किया था जिसका आपने जिक्र किया, और जनाब मिर्ज़ा नासिर बिक्ताई साहब ने उसका भी जिक्र किया, मिच्योरिटी और ये सारी सूरत हाल का, तो वो मिच्योरिटी कहाँ कर रही थी। 135 अरकान अगर किसी के पास हो कौमी असम्बली में और बहुत बड़ी अपोजिशन मौजूद हो, तो वो अपोजिशन में तो वक्त डाल देता है ना, ऐवान नहीं चलने देते हैं, या ऐवान चले तो उसके अंदर अपनी बात मनवाने की पोजीशन में होते हैं, छोड़ दिए। फिर 2 हुकूमतें बड़ी, यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी बहुत अहम है हर लिहाज से, अपने जोग्राफियाई लिहाज से भी, और अपने जहाँ वजूद है उसका वहाँ पर भी, और अपनी एक डेमोग्राफी के एतबार से भी। और इसी तरह से पंजाब तो ज़ाहिर है
पाकिस्तान के तमाम असम्बलियाँ मिल जाएँ तब भी पंजाब का असम्बली जो है वो उससे ज़्यादा हो जाएगी, अरकान तादाद उनसे ज़्यादा हो जाएगी जी। उस असम्बली को दोनों में एतमाद का वोट लेने के फ़ौरन बाद आपने कहा कि चलो भाई घर चलते हैं, छोड़ दिया, हमने तोड़ दिए। अब तोड़ दिए हैं तो फिर आगे क्या होगा? वो अब तो आपकी मर्जी नहीं चली ना। अब ये इन्हें अगर पीछे हटना है तो पीछे हटें और आगे बढ़ने के लिए मर्जी तो आपको अपनी अगर अब वो रास्ता चलाना है तो चाह रहे हैं, दोनों वो तो चीज़ें चाह रहे आप हैं कि हमने तो 2 असम्बलियाँ तोड़ी आज के मुज़ाकरात के दौर में। वो कहते हैं आप कौमी असम्बली भी वक्त से पहले तहलील करें, इलेक्शन ही वाहिद हल है। वो तो अब और बड़ा वाज़ेह तौर पर पीडीएम ने कह दिया कि ये कभी नहीं होगा, इस पे तो आप बात ही ना करें कि हम अपनी मुद्दत ना पूरी करें। नहीं, ये क्यों आखिर ऐसी जल्दी क्या है इनको? एक असम्बली की 5 साल की मुद्दत है। 5 साल का मतलब है 365, आप उसको 5 से भर दें, लीव का 1 साल शामिल करें, ये है उसकी मुद्दत। उस मुद्दत को बढ़ाने की जो 2002 से 2007 और 2007 वो 8 में जाकर इलेक्शन हुए, एक टेक्निकल चीज़ आ गई थी, शहादत हो गई बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, और उसके बाद जो है आपका अगला प्रोसेस था, आपने जाना था वो इलेक्शन में 2008 में ही जाना था और 8 में ही हुए थे इलेक्शन और अर्ली में हुए थे। उसके बाद आपने 13 में आना था, फिर आपने जो है आगे 18 में आना था, फिर आपने 23 में आना था, अब 23 में आप आए हुए हैं। यह इलेक्शन ड्यू थे अक्टूबर में, तो आपको जल्दी क्या थी? आपने कौमी असम्बली तोड़ दी, अपनी 2 हुकूमतें भी तोड़ दी और फिर खला में खड़े होकर कह रहे हैं कि अब क्या करें, हमारे पीछे खाई है, आगे जो है एक और खाई खड़ी हुई है, हम कहाँ जाएं, हम तो यहाँ पर खड़े हुए हाथ उठाए हुए। तो वो तो मान नहीं पा रहे हैं ना। और सुप्रीम कोर्ट ने लॉजिक के तहत मुज़ाकरात की बात की है। ऐसा नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती थी कि रौंद दे हर चीज़ को। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं। तो सब कैसे देखते हैं सर इस वक्त, ख़ास तौर पे चूँकि आप माहिर कानून हैं, मैं अदलिया के हवाले से बहुत कंसर्न सवालात उठ रहे हैं। पहले पीर के दिन जब अदालत नहीं लगी तो बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही थी, मुख्तलिफ़ चीज़ें आ रही थी, फिर समाअत हुई, फिर कहा गया, फिर रिपोर्ट जमा कराने का कहा गया। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है या इस वक्त अदलिया भी समझती है कि बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं वो इस सारे मामले पर और सवालात बहुत सारे उठ रहे हैं, उंगलियाँ बहुत सारी उठ रही हैं उन पर? देखिए असलान, दो बातें हैं। पहला इशू हमारा कि आपको फुल बेंच क्रिएट करना है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। दूसरा, 9 मेंबर बेंच कंस्टिट्यूट हुआ, 3 मेंबर बेंच ने ऑर्डर दिया, ठीक है जी। उसमें और बहुत सारे सवालात उठे गए। देयर इज ए क्लियर डिवीजन इन द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट को इस चीज का तो इदराक होना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट में किसी जज का केस नहीं है, जस्टिस का केस नहीं है, कोई इसमें पार्टी नहीं है। आप फुल कोर्ट कंस्टिट्यूट करते, उसका जो ऑर्डर आता उसको लेके आगे चले जाते, ठीक है जी। हैविंग। अब 3 मेंबर बेंच ने एक ऑर्डर दे दिया, आप उसकी कंप्लायंस करेंगे। 14 मई को इलेक्शन नहीं होते। अब सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकती कि आगे पीछे देखना शुरू कर दे। अब आपने एक ऑर्डर दिया है, उसकी कंप्लायंस अब जरूरी है। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया और गवर्नमेंट उसकी कंप्लायंस कर रही और सुप्रीम कोर्ट एट दिस मोमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। आपने इस ऑर्डर की कंप्लायंस करनी है। मैं एग्री करता हूं कि हम एक बंद गली में दाखिल हो गए हैं, लेकिन आप ये मैसेज एज ए सोसाइटी, एज ए कौम, ये मैसेज किस तरह देना अफोर्ड कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया है और उसकी कंप्लायंस नहीं करनी। एक तरफ वो सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर में अमेंडमेंट का इख्तियार पार्लियामेंट को दे रहे हैं,
which is not allowed. तो जिस तरह हमारे सीनियर लोगारी साहब बात कर रहे हैं, हर तरफ का कोई बंदा भी मतलब इस पूरे एपिसोड को चेक कर लें अरसलान, तो ये सिर्फ सैड एपिसोड है। किसी बंदे ने मेच्योरिटी नहीं जाहिर की। आप एक्सपेक्ट तो पॉलिटिकल पार्टी से तो मेच्योरिटी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते ना जी। वो कहा था, मतलब एक दिन आज आप कह रहे हैं कि मुझे फलां जनरल साहब ने कहा था जी आप असेंबलियां तोड़ दें। आप इलेक्शन अक्टूबर में इसलिए कराना चाह रहे हैं, अक्टूबर से पहले इसलिए कराना चाह रहे हैं कि आपको इस चीज की टेंशन है कि मेरा प्रेसिडेंट भी होगा और मेरा चीफ जस्टिस भी होगा। अभी मतलब व्हाट सॉर्ट ऑफ मैसेज यू आर ट्राइंग टू गिव एज ए पॉलिटिकल पार्टी या एज सुप्रीम कोर्ट? मतलब सादा सा सवाल है मेरा, हर बंदे से ये सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट किसी केस में पार्टी किस तरह बन सकती है? मुझे बैरिस्टर साहब एक ये बात बताइएगा, जिस तरह आपने कहा कि 14 मई है तो 14 मई है, वो कह दिया अदालत ने, तो अमल दरामद नहीं होता 14 मई को इलेक्शन, और ये मुज़ाकरात भी बेनतीजा, जो कि बज़ाहिर मुझे नज़र आ रहा है, आप सब कोई नज़र आ रहा है कि ये कोई नरमी नहीं दिखाएगा और इस पर भी नतीजा कोई नहीं निकलेगा। फिर क्या क्या अदालत के पास ऑप्शंस है? कानून क्या कहता है? देखिए ना, कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये एपिसोड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ना, इसने ये कदरन मचानी थी, इसने ये गंद डालना था। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं ना, या फॉर एग्जांपल किसी और से पूछ लें कि अभी सुप्रीम कोर्ट के पास क्या चॉइस है? वो कह सकते हैं कि जनाब हमने तो ऑर्डर दे दिया है, अब आप इसकी कंप्लायंस नहीं कर रहे, इट्स ओके। इट इज नॉट ओके सर, लेकिन यहाँ पर जो दूसरी बात बनी हुई है वो तो तैयारी, जो एतमाद का वोट ले लिया, पार्लियामान में फ्लोर ऑफ द हाउस पे तकरीर हो गई, कहा गया कि डट जाना है, अगर आपको घर भी भेजने की बात नहीं मानेंगे। अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई हुई है ना सर, आप कह रहे हैं कंटेम्प्ट की बात होगी, कंटेम्प्ट की बात को भी मानने से फिर तो क्या तीसरा रास्ता निकलेगा? अरसलान खालिद, अगर आपके पास 2/3 मेजोरिटी भी हो तो वो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से नहीं रोक सकती। कोर्ट ने आपको डायरेक्ट ऑर्डर दिया है, मैंने आपको पूरी कहानी सुना दी है कि कोर्ट के डिसीजन में कहा मसले हैं। लेकिन कोर्ट का ऑर्डर आ गया। मेरे भाई नुसरत भुट्टो केस में नसीम हसन शाह साहब ने लिखा कि ये जो मार्शल लॉ लगा है ये रेवोल्यूशन है। उसी केस के 2 साल के बाद उसी रेवोल्यूशन को जस्टिफाई करने के लिए आपने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगा दिया। ये तो आपकी अदालतों की तारीख है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? व्हाट सॉर्ट ऑफ मैसेज यू आर गोइंग टू सेंड टू पीपल कि जनाब ऑर्डर आ गया है, कंप्लायंस नहीं कर सकते, आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया है, इट डज नॉट मीन एनीथिंग। आपके पास 2/3 मेजोरिटी भी हो जाए, प्रोसीजर को फॉलो करना है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 8 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पास लेजिस्लेशन को खत्म करने का या उसको नल एंड वाइड करार देने का इख्तियार है। पार्लियामेंट के पास ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट कर सकते एज फार एज देयर इंटरनल प्रोसीजर इज कंसर्न। ये आर्टिकल में लिखा हुआ 191 को पढ़े। जहां ये सिचुएशन आ रही है कि इसमें कोई इजी वे आउट नहीं है, लेकिन जिस तरह मेरे भाई कह रहे थे, इसमें किसी न किसी ने मैच्योरिटी दिखानी है, क्योंकि जो भी अभी तक लोग इन्वॉल्व हैं इस इश्यू में, उनमें से किसी ने मैच्योरिटी नहीं दिखाई। बिल्कुल सही। तो क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगी? अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आप प्रोसीजर के तहत प्रोसीड करें तो उसमें भी 2-3 महीने लग जाएंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में यह भी होगा ना कि आप उसको शो कॉज नोटिस देंगे, फिर आप उनको अपॉर्चुनिटी देंगे टू क्लियर योर पोजीशन, फिर उसके बाद आप अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करेंगे टू प्रोसिक्यूट देम। तो मेरा तो बैरिस्टर साहब सवाल तो ये है ना, किस किस पे आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे? आप वज़ीर आज़म पे लगाएंगे, आप इलेक्शन कमीशन पे लगाएंगे, आप कानून नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी नहीं फराहम कर रहे, उनके पास अपने जवाब हैं, मुल्क में ऑपरेशंस चल रहे हैं, दहशतगर्दी का सामना है, 100 जवाब निकलेंगे। आप क्या 100 बंदों पर तौहीन अदालत लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। आप सिर्फ मुल्क के वज़ीर आज़म पर लगाएंगे तो सवाल उठेगा बाकियों पर क्यों नहीं लगा रहे?
और फिर वज़ीर आज़म पर लगाएंगे और आगे माइंडसेट ये हो कि हम मानेंगे ही नहीं अदालती फैसले को, तो मैं फिर ये सिर्फ तो एक और बात ख़तरनाक सूरत हाल है। मैं ज़रा यही बात, मैं आऊँगा दोबारा आपसे राय लेता हूँ, मैं ज़रा यही बात बेग साहब की तरफ लेकर जाऊँगा। बेग साहब, ये जितना हम शायद आराम से इस पर बात कर रहे हैं, मामला बड़ा ये मुश्किल और गंभीर हो गया हुआ है, हालात बहुत संजीदा हैं सर। और देखिए, दूसरी जानिब मुझे रोशनी आप डालें, इस पर तो डालें ही डालें, दूसरा भी सवाल ले लें, फिर तफसील से आप जवाब दें। इमरान खान साहब अब मुसलसल इंटरव्यू दे रहे हैं और अब वो सब चीज़ों का मलबा वो पूरा का पूरा बाजवा साहब पे डाल रहे हैं और सुबह शाम वो ये बता रहे हैं कि सब बाजवा साहब ने किया, हत्ता कि ये जो 2 असम्बलियाँ मैंने तोड़ी, ये भी मैंने उनके कहने पे तोड़ी। मजे की बात है, लतीफ़े बहुत अच्छे होते हैं हमारे यहाँ सियासत में आजकल, और पिछली सियासत बहुत अच्छी थी हमारी, जो माशाल्लाह के दौर में हुई, बड़ी तगड़ी सियासत थी वो। और वहाँ की अदालतों ने भी बहुत गलत फैसले किए थे, लेकिन किसी हद तक वो आइन के मुताबिक थे, जो भी आइन था मौजूद। मैं 63A को जब देखता हूँ तो मुझे लगता है मेरे चाकू मार दिया गया। बहुत सीरियसली बात कर रहा हूँ मैं आपसे। मैं जब ये देखता हूँ कि जस्टिस अजमत सईद का एक फैसला मनसूख किए बगैर एक नया फैसला आ जाता है, तो मुझे लगता है मुझे किसी ने पत्थर मार दिया सर के ऊपर। यही असल बुनियाद है जो हम बात कर रहे हैं मुस्तकिल। इमरान ने ये कह दिया, इमरान ने कुछ नहीं किया बेचारे ने। इमरान खान तो एक मजलूम आदमी है, तो जो बाजवा ने कहा उसने कर दिया, जो किसी और ने कहा वो कर दिया। अब शिकायतें वो ज़ाहिर करेंगे कि मुझसे तो पूछे बगैर ये काम हो गया, मुझसे पूछे बगैर जस्टिस फायजी साहब पर रेफरेंस फाइल हो गया। अब 63A इमरान खान ने नहीं किया। 63A जिसने किया वो पता है आपको किसने राइट। बहुत बातें होती हैं यहाँ पर कि आइन ये और अदालत ये, अदालत किस अदालत की बात करते हो भाई? जस्टिस मुनीर की बात करोगे, जस्टिस मुश्ताक मौलवी की बात करोगे, नसीम हसन शाह की बात करोगे, अनवारुल हक की बात करोगे, किस किस की बात करोगे मुझसे? जिन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी उनको मैं जज कह दूं, उनको मैं काजी मुंशिफ कह दूं? जिन्होंने आइन तोड़ने की परमिशन दी, जिन्होंने आइन में लामुतनाही तरामीम करने की परमिशन दी, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का सजा हम भुगत रहे हैं। जो सिविल सोसाइटी, इंतहाई अहमकाना तहरीक थी वो। उस तहरीक ने पाकिस्तान में अदलिया को खौफनाक हत्ता ख़राब कर दिया, ये मैं एडमिट करता हूँ, और हम उसमें शामिल थे। लगानी साहब भी थे, शुएब साहब भी यकीनन होंगे, आगे आगे थे। हम तो दिन दिन भर ट्रांसमिशन करते थे जी, दिन दिन भर हम, और हम पे बहुत गुस्सा लोग करते थे। हमें पता था कहाँ से कहानी आ रही है, लेकिन हम करते थे। वो बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई भाई। गलती होती है सिविल सोसाइटी से। इसका मतलब ये नहीं आप बेसून के हाथी हो जाएं, आप जहाँ चाहें चढ़ने लगे, जहाँ चाहे जिसको चाहे खा जाएं, आप आइन को खा जाएं पूरा पूरा। आप तो सदारती आइन बनाने चले थे ना पिछले दिनों, 15 साल का प्रोजेक्ट लेकर आए थे आप इसी पूरे सिस्टम के साथ, और सदारती आइन बनाने चले थे आप जी। बिल्कुल। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि हमें अपनी गलतियों को तस्लीम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कल जो एक सॉफ्टनेस दिखाई है, मैं उसको सॉफ्टनेस कहूँगा, कि ज़्यादा बोले नहीं है वो लोग। 2 जज खामोश रहे हैं, एक साहब चीफ जस्टिस साहब ने जुमले दिए, कुछ सवाल किया है, ज़्यादा बोले नहीं। मैं खाली वो ऑर्डर भी नहीं आया कल की समाअत का, और आज की समाअत का भी मुझे समझ नहीं आ रहा क्या होगा। लेकिन ये कि एक मौका है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या हो सकती है, क्या प्रोसिक्यूट हो सकती है, क्या सुप्रीम कोर्ट की जो मौजूदा पोजीशन है तमाम फुल बेंच की, क्या वो इस तरह की है कि कंटेम्प्ट हो पाए, उसको प्रोसिक्यूट कामयाबी से कर पाए आप? मेरा ख्याल है नहीं। इतनी बड़ी डिवाइड है सुप्रीम कोर्ट में जो पहले कभी नहीं थी। पहले भी बहुत डिवाइड रही है, सज्जाद अली शाह का भी किस्सा सबको याद है, लेकिन इतनी बड़ी डिवाइड नहीं थी वो। और मुझे खतरा है कि यहाँ कुछ मसाइल और जन्म ले रहे हैं, और जन्म ले रहे हैं। अब एक त्रिकोण है आपके पास, और बाकी जज बैठे हुए अपने चैम्बर में क्या कर रहे हैं, वर्क इन चैम्बर हो रहा है। तो ये जो सूरत हाल है, ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है। अब जहाँ बाजवा का ताल्लुक है, बाजवा 2018 तक बहुत शानदार थे, बड़े मोहसिन थे। उन्होंने खारजा पॉलिसी चलाई, उन्होंने मालियाती पॉलिसी चलाई, उन्होंने समाजी पॉलिसी चलाई,
उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ रद्द फसाद शुरू किया, उन्होंने कारनामे अंजाम दिए बहुत। मेरे बड़े मोहसिन थे, जुमला है रिकॉर्ड के ऊपर। गूगल बड़ा कहता हूँ चचा, गूगल बड़े घटिया आदमी हैं, वो सारा रिकॉर्ड रखते हैं वो। फिर आपकी आर्काइव मौजूद है, आर्काइव से निकाल लें आप कि जब तक गए नहीं, जब तक अदम इत्मीनान नहीं हो गया, उस वक्त तक तो सब कुछ बहुत अच्छा था, उसके बाद खराब होना शुरू हो गए। और अब जब के मेरा ख्याल ये है कि अगर डेट का हम फर्क निकाल लें तो पंजाब असम्बली और केपी असम्बली तो बाजवा की रिटायरमेंट के बाद टूटी है। वो तो मेरा ख्याल है 4-5 महीने बाद का वाक़या है। तो वो ये किसी कैसे और मुमकिन तरीके है? से सुनाते हैं, वो तो मुख्तलिफ एश्योरेंसेज और चीज़ों की बात करते हैं। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करें। वेलकम बैक। गैरी साहब, ये जो मामला है और ये अजीब एक बात है, मेरी समझ में तो नहीं आती कि जो नैरेटिव खान साहब बनाते हैं और फिर उससे वो हटते हैं, नया नैरेटिव बनाते हैं, तब्दील करते रहते हैं, और उनके जो चाहने वाले हैं, जिनकी जो भी तादाद हो, वो उसको मान के जज्बाती हो के गालम गलोच का सिलसिला जारी रखते हैं। अब उन्होंने तमाम मलबा अपनी नाकामियों का, अपनी बुरी कारकर्दगी का, अपने फैसलों का कहा जी वो तो एक ही शख्स था, जनरल बाजवा साहब थे, सब कुछ उन्होंने करवाया, हत्ता कि उनकी रिटायरमेंट के बाद जो मैंने असम्बलियाँ तोड़ दी वो भी उन्हीं की यकीन दहानी। मतलब उनका कोई चाहने वाला खान साहब से सवाल नहीं करता कि सर आप इतने सादे क्यों थे, आप क्यों ये सब करते रहे, उनके कहने पे क्यों आंखें बंद करके मानते रहे, आज क्यों कह, वो उल्टा गाली गलौज शुरू कर देते हैं। सर ये क्या मामला है? इसका तो जाहिर है, आप कोई भी शख्स ऐसा कर रहा हो उसके साथ आप क्या मुकालमा कर सकते हैं। जो एक वक्त में एक बात करे, उसके अगले लम्हे में उसकी तरदीद करे और फिर एक नई बात करे, फिर उसके और अगले लम्हे में एक और बात करे और पिछली बात की तरदीद करता जाए, सारा दिन ये करता रहे, और उसके हमनवा और हमकार जो हैं उसके साथ तालियां बजाते चले जाएं, और जो पूछे महल जनाब ये क्या किया वो अपनी गालियां खाए। ये तो आपके सामने हो रहा है जो कुछ। मैं फिर भी ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा जुर्म किया था साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने। उनने सिस्टम के अंदर आकर एक इलेक्शन को रिग किया, इलेक्शन को चोरी किया और उठाकर इनके हवाले कर दिया और आरटीएस मशीनें बिठा दी, और एक ये कि चलती हुई हुकूमत को गिराने के लिए अब तो वो सारे के सारे हमारे भाई, हमारे अजीज़, हमारे दोस्त शाहिद मेतला को, जो उनको इंटरव्यू जो चलता रहा है और जिसके बारे में वो खुद कहते रहे कि नहीं हमने नहीं दिया, और वो फिर कहते रहे कि यही इंटरव्यू उनका है और बात होती रही है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आ गई हैं। और वो जिस तरह से चल रहे, उन्होंने सारी ज़िंदगी में एक अच्छी बात की थी जर्मनी में जाकर कि हम जो 80s में हम गए थे रूस की जंग में, और ये आलमी जंग में जो सर्द जंग के हिस्सा बने थे, और हमने जाकर अफ़गानिस्तान में जंग लड़ी थी, वो हमारा बहुत बुरा अमल था, हमें नहीं जाना चाहिए था। एक वाहिद बात जो है जनरल बाजवा ने ये अच्छी की, जनरल बाजवा ने इसके अलावा एक चलती हुई हुकूमत को रुखसत किया, एक वज़ीर आज़म को रुखसत किया, अगरचे उस पर भी ये इल्ज़ाम थे कि रिगिंग करके आए हैं और उनको जो है RO लाए हैं या कोई और लाया है, लेकिन वो चल रही थी और उसका अपोजिशन भी उसके साथ बढ़ रही थी आगे। हालांकि इन्होंने वहाँ पर भी धरने दिए और सब कुछ किया था, और उसके बाद फिर ये सहूलतकारी होती रही। ये प्रोजेक्ट किसका था? हमीद गुल का प्रोजेक्ट था। फिर चढ़ाया किसको? उसको पाशा ने आगे बढ़ाया, इसको जो है जनरल जहीर ने आगे बढ़ाया, फिर जनरल फैज लेकर चलते रहे। यार आप क्यों नहीं करते हैं यार? इन लोगों को क्या काम था इनका कि सियासत में आए और सियासत में आकर मुल्क का कंट्रोल संभाल लें और धींगा मुश्ती से, जोर से, जबरदस्ती से, ताकत से और मार धाड़ से लोगों को हटा दें और अपने पसंद का लाडल ले आएँ। जो लाडले को कंधे पर बिठाएं तो कंधे पर कहे नहीं कंधा खराब है, अब अपना बगल में बिठाएं तो कहें बगल खराब है, गोद में बिठाएं तो कहें गोद खराब है। वो किसी चीज़ पर बैठना भी नहीं चाहता, और अब तो ये कह रहे हैं कि सारे गलत थे और मैं ठीक था। अब ऐसी सूरत हाल में जनरल बाजवा साहब को तो खुद या आकर खुलकर कहना चाहिए कि उन्होंने संगीन गलती की थी और आरटीएस मशीनें बिठाकर गलती की थी, और जहांगीर तरीन के जहाज हो तो खुद अब भी
वो खुद माजरत खां हैं, उनके जहाज चले थे, उन्होंने गलत Right. किया था, और उसके बाद जो है वो लगारी साहब, इसके अलावा अलीम खान ने जो कुछ किया वो गलत था। इन तमाम लोगों ने जो इनको इक़्तिदार में लाने के लिए किया था वो गलत था। और फिर जो कुछ जनरल लगारी फैज साहब, जो करते रहे, अब ये तक मेरे करते ख्याल से रहे। वक्त दरकार होगा। जो 80 की दिहाई की गलती थी वो अगर अभी 2-3 साल पहले मानी है तो इस पे मेरे ख्याल से एक 10 साल का मार्जिन देते हैं, कभी ना कभी कोई ज़रूर मानेगा। बैरिस्टर साहब, क्या देखते हैं अभी अदालत से क्या तवक्कुआत हैं? आपने जो पहले बात कर दी वो ये कि अमल दरामद अदालत ने कराना है। आप समझते हैं कि इस वक्त अदलिया के लिए ख़ुद बहुत सारे सवालात और चैलेंजेस खड़े हो गए हैं कि उन्होंने किस तरह से आगे चलना है, और दे आर फीलिंग द प्रेशर एज वेल, या उनके लिए कोई प्रेशर वाली बात नहीं है? नहीं, उनके लिए बड़े प्रेशर की बात है, क्योंकि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई बिलीव कि जब ये डिसाइड हो गया था कि ये मैटर करें, एक तो सो मोटो एक्शन नहीं बनता था, इसलिए नहीं बनता था कि एक सिविल मैटर को की पादाश में आपने सो मोटो एक्शन ले लिया, उसके बाद एक 9 मेंबर बेंच आपने इंट्रोड्यूस कराया और वो आखिर में 3 मेंबर बेंच ने डिसीजन दिया। तो एक तो ये बहुत बड़ा मसला है कि 3 मेंबर बेंच है। दूसरी वजह ये हो रही है कि अदलिया अभी किस पोजीशन में आ गई है, मतलब पहले दिन हमें इंप्रेशन मिल रहा था दे आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर, अब वो बैकफुट पे भी नहीं आ सकते। साथ साथ कल वो कह रहे हैं कि जी हम किसी को डायरेक्ट नहीं कर सकते कि आप निगोशिएशन करें, पार्टीज को निगोशिएट करना चाहिए, मिलके बैठना चाहिए। पार्टीज की हालत क्या है वो तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, नो वन इज इंटरेस्टेड टू। देखिए ना, इक्तदार की जंग है, एक बंदा इक्तदार को छोड़ना नहीं चाहता, दूसरा इक्तदार में डेस्परेटली आना चाह रहा है, और सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करे? देखिए ना, मैं तो बहुत ही हम्बल स्टूडेंट ऑफ लॉ हूं, सुप्रीम कोर्ट अभी क्या कर सकती है? ऑर्डर दे दिया उन्होंने, आप लोगों को क्या मैसेज दे सकते हैं कि ऑर्डर दे दिया, गवर्नमेंट नहीं मान रही, हम वापस ले लेते हैं। तो जो एक देखे ना, एक सिविल जज के पास दिन में 100 से ऊपर केस होते हैं जी, लोगों का बिलीफ सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। राइट, आप तो दुरुस्त लोग कह रहे हैं। ये इंप्रेशन आप क्या दे रहे हैं? पॉलिटिक्स ने क्या इंप्रेशन दिया है, अदलिया ने क्या इंप्रेशन दिया है, उसके बाद अदलिया के ऑर्डर के साथ क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का क्या इंप्रेशन है? तो ये तो आप एक केओस को इस लेवल पे लेके चले गए हैं कि इसका किसी को इदराक ही नहीं। राइट सर, आपका पॉइंट आ गया। ये क्योस बिल्कुल एक क्योस वाली सिचुएशन है। इस क्योस से हम निकल सकेंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले कुछ दिनों में हमें मिल जाए, या ये क्योस किसी और सिमत में हमें ले जाएगा और मामलात किसी और तरह से होंगे आने वाले कुछ दिनों में। उम्मीद करते हैं कि बेहतरी आए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए।